नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेल कोशिका से संबंधित क्लास कर रहे थे, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक अनुरोध आपसे कि आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आगे क्लास सेल ऑर्गेनल्स, सेल से रिलेटेड जो सेल के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोला गया सेल ऑर्गेनल्स मींस कोशिकांग। तो उसमें सबसे पहला कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मींस अंतःप्रदव्य जालिका की बात करते हैं हम लोग आज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में कहा जाए तो यह एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है जिसमें कुछ कोशिकाएं एक नेटवर्क के रूप में, एक चैनल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसमें कुछ मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है, कुछ मटेरियल्स बनते हैं और वो मटेरियल्स जो बनते हैं वो आगे की तरफ सेल के अलग कंपोनेंट्स में भेजे जाते हैं, सेल के दूसरे कंपोनेंट्स में इनको भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। यहां जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक है RER और दूसरा है SER, जिसको RER को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स उबड़ खाबड़ अंतःप्रदव्य जालिका है। तो उबड़ खाबड़ अंतःप्रदव्य जालिका क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है इस पर RER। जबकि SER की बात करते हैं तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट पाए नहीं जाते, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं, जिसके कारण इसकी सतह क्या हो जाती है? स्मूथ होती है, प्लेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके कारण ये क्या कहलाता है? उबड़ खाबड़ अंतःप्रदव्य जालिका मींस रफ, और SER मींस स्मूथ, समतल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक, इसमें यदि बात करें तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना मतलब प्रोटीन जो बनता है कहाँ बनता है? RER में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? RER, प्रोटीन संश्लेषण, जिसके कारण इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछा जाए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अगली जानकारी यदि राइबोसोम के बारे में आपको बताएं तो राइबोसोम की खोज की बात की जाती है कि राइबोसोम के बारे में किसने बताया? तो राइबोसोम के बारे में बताया, इसकी जो खोज की पैलेट ने, पैलेट ने इसकी खोज की। राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेट ने। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेट ने राइबोसोम की खोज की। और इसका नामकरण यदि बात किया जाए कि नामकरण किसके द्वारा हुआ, तो राइबोसोम का नामकरण, राइबोसोम के नामकरण की एक बात है तो नामकरण जो राइबोसोम का हुआ कारा रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया।
ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा नामकरण। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने और राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यदि बात करें कि राइबोसोम किसका बना है, यदि हम ये कहें कि राइबोसोम किसका बना है, राइबोसोम मेडअप किससे है, तो राइबोसोम बना है किससे, डीएनए से। राइबोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से। राइबोसोम पूछा जाए कि किससे बना है, तो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना है कौन, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम किससे बना है, देखिए राइबोसोम बना होगा डीएनए एंड प्रोटीन से। राइबोसोम बना होगा डीएनए एंड प्रोटीन से बना होगा। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। ये इतनी जानकारी आपको किसके बारे में दी गई, राइबोसोम के बारे में। अब देखिए, जब प्रोटीन संश्लेषण कर लेता है राइबोसोम आरईआर, तो इन सभी मटेरियल को सेल के अंदर ये भेजने का प्रवाह करता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या करता है, भेजता है। ठीक, तो इस कारण जो है यहाँ आरईआर को कहा गया है, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है कोशिका की प्रवाह श्रृंखला। कोशिका की प्रवाह श्रृंखला बोला गया, इसे क्या बोला गया, कोशिका की प्रवाह श्रृंखला। कोशिका की प्रवाह श्रृंखला बोला गया, मीन्स ट्रांसपोर्टिंग चैनल, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल। कहा गया ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल क्या है, तो क्या है, आरईआर, कोशिका की प्रवाह श्रृंखला है। तो ये हो गया आरईआर। फिर बात आते हैं एसईआर। तो एसईआर में कहा गया कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बनाता है, तो ये कहा जाता है फैट और लिपिड्स बनाते हैं। फैट और लिपिड का संश्लेषण होगा इसमें। एसईआर में किसका संश्लेषण होगा, फैट और लिपिड का संश्लेषण होगा। नोट करते रहिएगा, बात यदि समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और भी अपने दोस्तों के साथ अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में जुड़ने का प्रयास करिए। तो फैट और लिपिड का संश्लेषण होगा किसमें, राइबोसोम में, जबकि आरईआर इसमें एसईआर में, जबकि आरईआर में क्या होता था, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता था, प्रोटीन संश्लेषित करता था। ठीक है, एसईआर आरईआर कोशिका की प्रवाह श्रृंखला है, जबकि एसईआर के बारे में कहा जा रहा है कोशिका का कंकाल तंत्र। ठीक है, कोशिका के कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है, मीन्स कहा जाता है इट एक्ट्स एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। इट एक्ट एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। यह सेल के स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र की तरह काम करता है। कौन, एसईआर करता है। अब यदि एसईआर के फंक्शन की बात कर दें, तो एसईआर का जो फंक्शन, एक तो ये बताया गया कि फैट और लिपिड का संश्लेषण होता है। दूसरा काम एसईआर के बारे में नोट करिएगा कि एसईआर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, ठीक है, ऑक्सीकरण करता है किसका, पॉइजन्स ड्रग्स, मतलब जब लोग जहर या ड्रग्स, दवाइयां जो हम लोग खाते पीते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसकी क्रिया को इनएक्टिव करता है। कौन, एसईआर। कौन करता है, एसईआर। अब कहां पे करता है, इन लीवर सेल में भाई। ठीक है, लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स,
वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, हम सभी वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं हम सभी। तो ये जानकारी थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में। दो तरह के आरईआर और एसईआर, ठीक। आरईआर क्यों मतलब रफ क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और एसईआर मतलब स्मूथ प्लेन क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिसके कारण इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम की खोज पैलेट के द्वारा और इसका नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। आरईआर को कोशिका की प्रवाह श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल बनते हैं वो सेल के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। फिर एसईआर के बारे में कहा है कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसमें फैट लिपिड का संश्लेषण होगा। इट एक्ट एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल के रूप में काम करता है, और एसईआर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस ड्रग्स इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो एक सेल ऑर्गेनल्स था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला दूसरा सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मींस जिसको बोला जाता है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका। भाई एक चीज अनुरोध की जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को पूरा आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको कहीं कहीं आपसे जरूरत की चीजें, आपकी जानकारी की चीजें हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखिए दूसरा जो है सेल ऑर्गेनल्स की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किसको कहते हैं हिंदी में, सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है क्या, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज करता है अल्टमैन। इसके खोजकर्ता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन। और कब खोज किया गया इसके बारे में, 1886 ईस्वी में। कब खोज की गई इसकी, 1886 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण की बात की जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बेंडा द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता अल्टमैन और नामकरण किसने किया, बेंडा द्वारा। इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट 3 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 मेम्ब्रेन होते हैं। एक कहा गया है इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर तीसरा कहा जा रहा है, तीसरा मेम्ब्रेन क्या होगा, तो कहा रहा है तीसरा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड्स। मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड्स, मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोल्ड होगा। मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड्स, मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड्स टू फॉर्म सिस्ट्री, टू फॉर्म क्रिस्टी, CRISTAE बनाते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो 3 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्स टू फॉर्म क्रिस्टी बनाते हैं, जो तीसरा वाला मेम्ब्रेन होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल बोला जाता है, श्वसन स्थल बोला जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का श्वसन स्थल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होके, ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर, ऑक्सीकरण होकर, पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में, किस रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में, मींस जिसको बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा सिक्का, कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे बोलते हैं, तो एटीपी को बोलते हैं। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको कहा गया एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में, सेल के रूप में, एटीपी के रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में पाई जाती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस क्या है या कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है, तो क्या बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हम लोग खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, वो सब जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा उन सभी का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होकर वह हमें ऊर्जा देती है, किस रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक, तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, श्वसन स्थल कहा जाता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल। यदि पूछा जाए कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर देखिए कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि यह एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स, एक अद्भुत कोशिकांग है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। इट इज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स, इट इज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स, ठीक है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स होता है। क्यों होता है, बिकॉज इट है इट्स ओन
its own hereditary material, its own हेरिडेटरी मतलब आनुवांशिक, आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट, डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहा गया कि एक अद्भुत ऑर्गेनल्स है। क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। ठीक, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त आपको एक और बताया गया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास भी उसके खुद के आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। और तीसरा यदि कुछ बताया जाएगा तो आगे चर्चा हम करेंगे आपसे, प्लास्टिड्स, लवक। ठीक है, क्या चीज? लवक जो होते हैं, इनके पास भी खुद के आरएनए और डीएनए होते हैं। तो इसमें प्रश्न होता है, कहा जाता है कि निम्न में से कौन से कोशिकांग के पास सेल ऑर्गेनल्स, किस कोशिकांग के पास उसके खुद के आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं? तो आप तीन चीजों को याद रखिए कि केंद्रक मींस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा जो है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरी बात की जाए क्या? लवक। तीसरा लवक है जिसके पास खुद के आरएनए और डीएनए क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए, ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये जीवाणु मींस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में मींस नील हरित शैवाल में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में अब्सेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। क्रेब्स साइकिल की जो घटना होती है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल मतलब यही जो बताया गया कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एटीपी के रूप में बदल जाना, उसी को बोलते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। तो आज इतना ही।